तो लास्ट क्लास में अपन ने नेशनल इनकम के मेथड से स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 3। और उस चैप्टर में अपन ने पढ़ा क्या क्या था, एक बार देख लेते हैं अपन। अपन ने कहा चैप्टर नंबर 3 में दो चीजें हैं, एक तो मेथड्स नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, और दूसरे आपके पास में इसके प्रिकॉशंस। दो चीजें याद करनी है, दो चीजें पढ़नी है। एक तो मेथड सीखने हैं, 3 मेथड होते हैं हमारे पास, और दूसरा हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस याद करनी पड़ेंगे। मेथड्स की बात करते हैं तो कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड। कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड बने क्यों? क्योंकि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या था कि सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने की वजह से जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनकी क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। तो हमने कहा उनकी इनकम जनरेट होगी, और जब हाउस होल्ड्स के पास इनकम होगी तो क्या वो खर्च करेंगे? यस। तो उससे वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। और जब वो खर्चा करेंगे तो खर्चा करने पर फिर दोबारा से प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ती है। ये हमने कहा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. Each activity is the cause as well as the consequence of the other activity. The production in the producer sector generates income for the households, and expenditure by the households generates demand for further production. ये हमने बात करी थी। क्लियर यहां तक? सर्कुलर फ्लो में तो कोई दिक्कत ही नहीं। वहां से हमने कहा तीनों पॉइंट्स उठा लेते हैं। तो हमने कहा पहला मेथड है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। इसी का दूसरा नाम क्या बताया था, प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। पहला मेथड किया अपन ने प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। हमने कहा था वैल्यू एडेड मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से, दोनों से ही क्या निकलता है, जीडीपीएमपी। और इनकम मेथड से क्या निकलेगा आपके पास, एनडीपीएफसी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। ये याद रखने पड़ेंगे अपने। तो हमने कहा वैल्यू एडेड मेथड का नाम क्या है, प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। इससे निकलेगा क्या हमारे पास, जीडीपीएमपी। फिर हमने बात करी कि जीडीपीएमपी कैसे निकलता है। तो हमने कहा इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स है उन सारी फर्म्स का क्या कर दो, वैल्यू एडिशन निकालो और उसका क्या कर दो, टोटल कर दो। तो क्या निकल कर आएगा आपके पास, दैट इज जीडीपीएमपी। यहां तक बात समझ में आई कि जितनी भी फर्म्स है, फर्म ए फर्म बी, तो दोनों का क्या निकालेंगे, पहले वैल्यू एडिशन, और उन दोनों के वैल्यू एडिशन को क्या कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो उससे क्या आ जाएगा अपने पास, जीडीपीएमपी। देखो जरा वैल्यू एडिशन कैसे निकालें कि एक फर्म ने वैल्यू एडिशन कितना किया। तो मैंने बताया था वैल्यू एडिशन का मतलब है 400 में खरीदा, 600 में बेचा, तो 200 रुपए का वैल्यू एडिशन। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ भाई, क्या तो बिक गया या हमारे पास स्टॉक में है, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इसको अगर लैंग्वेज में दे तो कैसे देगा, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। अगर उल्टा दे दे, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर अपन साइन चेंज कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बात करते हैं सेल्स पे। तो हमें टोटल सेल्स चाहिए होती है जो फर्म ए की है। और अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स, टोटल सेल के दो पार्ट, एक डोमेस्टिक सेल्स जो विद इन कंट्री बेचे हैं और दूसरा एक्सपोर्ट्स। तो मैंने बताया अगर सेल्स बाय फर्म ए लिखा है, सेल्स बाय फर्म ए, तो क्या ये बता रखा है इसके अंदर कि ये डोमेस्टिक सेल्स है या एक्सपोर्ट्स है? नहीं। तो ये क्या है, टोटल सेल्स। तो फिर तो डायरेक्टली ले लेंगे, सेल्स बाय फर्म ए को क्या करेंगे, टोटल सेल्स मानते हुए डायरेक्ट ले लेंगे। बट अगर ऐसा लिखा होता सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, तो इसका मतलब ये क्या है, डोमेस्टिक सेल्स है, और इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये टोटल इस तरीके से ध्यान से देखना, सेल्स में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। फिर अपन ने बात करी इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो हमने कहा इनपुट तो दो तरीके के थे, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। हम सिर्फ कौन से इनपुट्स को यहां पर लेंगे, दैट इज नॉन फैक्टर इनपुट्स को लेंगे, मशीन वगैरह फैक्टर इनपुट्स को इसकी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां पर भी सेम चीज है, टोटल परचेजेज लेनी है आपने, भले ही वो इंडिया से परचेज करी हो, डोमेस्टिक इकोनॉमी से, या फिर आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मींस डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स दोनों। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा लिखा है परचेजेज बाय फर्म ए, तो इसका मतलब वो टोटल है, उसमें इंपोर्ट्स ऑलरेडी ऐड
हो चुका है, बट परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, तो वो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक परचेज है, उसमें हमें इंपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर अपन ने बात करी जैसे ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स, अगर ये दे दे आपको तो क्या इसको अपन इंक्लूड करेंगे नॉन इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन में? नहीं, क्योंकि ये फैक्टर इनपुट है, नॉन फैक्टर इनपुट नहीं है, इसको नहीं लेंगे। इसको किस यूज में लेंगे फिर अपन? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए काम आ सकता है कि 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3 लाख। और अगर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड दे रखा है तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड का मतलब क्या हुआ कि एक बार में यूज हो जाएगा, दैट इज रॉ मटेरियल है, तो इसका मतलब ये नॉन फैक्टर इनपुट है, दैट इज ये आपके पास में इंक्लूड कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, किसी को कोई डाउट? फिर ये अपन ने क्वेश्चन किया था, आप देख सकते हैं, दो फर्म्स का क्वेश्चन था, फर्म ए फर्म बी। तो आपने कहा पहले हम वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकालेंगे, फिर हम वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकालेंगे, दोनों का टोटल कर लेंगे, क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी आ जाएगा। और जब जीडीपी एमपी आ गया तो जो भी निकालने को बोलेगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, ग्रोस वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर ग्रोस वैल्यू एडेड निकालना मतलब जीडीपी निकालना है, अगर नेट वैल्यू एडेड निकालना होता तो एनडीपी निकालते हैं, एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एफसी निकालना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने कहा पहले जीडीपी एमपी निकाल लो, यहां तक तो सारे क्वेश्चन सेम ही चलेंगे जो भी इस मेथड के होंगे, फिर उसके बाद कन्वर्जन कर दो जो आपको पता है। तो ये अपन ने बात करी। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि देखो सेल्स बाय फर्म ये दे रखा है, तो ये टोटल सेल्स दे रखी है, तो अपन डायरेक्टली सेल्स में कितना ले लेंगे? 100। इसके बाद ये वाले लेने की जरूरत नहीं कि परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, ऐसे तो ये भी सेल है ना फर्म ए की, भाई फर्म बी ने फर्म ए से परचेज किया है, तो क्या ये भी फर्म ए की सेल्स है? यस, लेकिन ये डोमेस्टिक सेल्स है, और ऊपर जो दे रखा था सेल्स बाय फर्म ए, उसके अंदर तो सारी सेल्स इंक्लूडेड हैं, डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट्स भी। क्या पॉइंट समझ में आया आप लोगों को सबको? हिमांशु समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक क्लियर? यहां तक तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकाल लिया, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकाल लिया, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। ऐसी इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स होंगी सबका वैल्यू एडिशन निकलेगा, सबका टोटल कर दो, आ जाएगा जीडीपी एमपी, फिर कन्वर्ट कर दो। ये अपन ने बात करी थी, तो इस क्लास में यही किया था। ठीक है, इसके बाद अपन ने लास्ट क्लास में इनकम मेथड स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में इनकम मेथड स्टार्ट किया था, क्वेश्चंस नहीं किए थे, आई थिंक मेथड स्टार्ट किया था। हमने कहा इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपीएफसी। इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपीएफसी। इसमें 3 हेड है, और ये हेड बनाने का जो सिस्टम है वो आया कहां से? आपके पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लेबर के बदले में वेजेस, लैंड के बदले में रेंट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट्स मिलता है अपने को। तो अपन ने कहा इस वेजेस को अलग नाम दे दो, इसको नाम क्या दिया अपन ने? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और इन तीनों को रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट तीनों मिलाकर क्या बोला? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो एक हेड तो बन गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा हेड बन गया ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें 3 आ गए, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। फिर मैंने आपसे बात करी थी कि कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो अपने ही रिसोर्सेज लगाते हैं, तो जिन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप खुद की लगा रखी है। अब इन टोटल इसको 10 लाख रुपए बचे। अब ये 10 लाख रुपए में कैसे बाइफर्केशन करेगा कि इसमें मेरे वेजेस कितने, रेंट कितना, इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिट कितना? क्या बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा? यस। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, उसके लिए अपोर्शन करना मुश्किल है। तो अपन क्या करते हैं, उसको क्या कर लो, टोटल ले लो। तो उसको टोटल लेते हैं, दैट मीन्स वो मिक्सचर है, तो हमने कहा उसको मिक्स्ड इनकम। क्या बोला उसको? मिक्स्ड इनकम, या उसी को क्या कहते हैं? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। क्या ये 3 हेड बनाने की कहानी समझ में आ गई कि कैसे बने? तो याद रखने का तरीका है, कभी भी नहीं भूलते अगर इस तरीके से अपन याद रखें, अदरवाइज बच्चे डायरेक्ट रट्टा मारते हैं तो भूल जाएंगे। यहां से याद रखो कि ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वेजेस का अलग से नाम दे दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों को मिलाकर नाम दे दिया, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कलेक्टिवली सारा काम एक साथ का, मतलब सब कुछ खुद का लगा रखा है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, तो उनकी इनकम को डिवाइड करना मुश्किल है, इसलिए उसको कह दिया मिक्स्ड इनकम या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। बताइए, क्लियर यहां तक? फिर अपन ने बात करी रेंट और रॉयल्टी, अगर दोनों देता है तो दोनों को ऐड कर लेना रेंट के साथ ही। अब
मैंने आपको बताया प्रॉफिट्स, अगर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किसी की इनकम ना पता हो तो हम अगर ये पता चल जाए वो टैक्स कितना देता है, उसने खर्चे कितने करे और उसने सेविंग्स कितनी करी, तो क्या हम टोटल करके क्या उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं? यस। ऐसे ही कंपनी के केस में, भाई कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से करती क्या है, पहले टैक्स देती है, फिर डिविडेंड देती है और कुछ अपने पास रख लेती है। तो इन तीनों को अगर अपन ऐड कर लें तो क्या अपने को प्रॉफिट्स पता चल जाएगा? यस। तो अगर प्रॉफिट्स गिवन नहीं है तो फिर अपन नीचे जाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स या कॉर्पोरेट सेविंग, एक ही बात है। इस चार्ट में नीचे तभी जाना होता है जब हमें ऊपर वाली वैल्यू ना पता हो। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ये सब वैल्यूज गिवन भी होंगी तब भी कोई काम की नहीं होंगी, क्योंकि ये दे रखा है आपके पास। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का टोटल गिवन है तो दैट मीन्स ये नीचे की कोई भी वैल्यू काम की नहीं है। समझ में आ गई बात? और मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा हो तो जीरो ले लेंगे, दे रखा होगा तो ले लेंगे। क्लियर यहां तक? फिर मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो भी हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं वो कंपनसेशन है। जैसे अपन ने कहा कि वेजेस या सैलरीज दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, किस में? कैश में या काइंड में, तो इन कैश इन काइंड। फिर मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक ईएसआई, पीएफ। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो 30,000 अगर सैलरी है, किसकी? एम्प्लॉय की 30,000 सैलरी है, तो उस 30,000 में से एम्प्लॉयर 2,000 रुपए तो उसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लेगा, और जितना उसके सैलरी में से काटा उतना ही खुद से भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो 2,000 कंट्रीब्यूट करेगा। टोटल कितने हो गए? 4,000। ये 4,000 उसके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। 28,000 किसको दे दिए? एम्प्लॉय को। 4,000 कहां डिपॉजिट करा दिए? पीएफ अकाउंट में। टोटल खर्चा कितना पड़ा? 32,000। ये कैसे निकाल सकते हैं कि जो एम्प्लॉय की जो सैलरी थी वो 30,000 प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 2,000। क्या ऐसे निकाल सकते हैं? क्या बात समझ में आई? ये मैंने आपको समझाया था कि एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 30,000, तो अपने ने कहा 30,000 में से 2,000 का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का डिडक्ट कर लिया, तो कितना आ गया आपके पास? 28,000। ये तो किसको दे दिया? एम्प्लॉय को दे दिया। और 2,000 रुपए डिडक्ट किए एम्प्लॉय की सैलरी से और 2,000 रुपए अपने आप कंट्रीब्यूट किए। टोटल मिला के 4,000 कहां डिपॉजिट करा दिया आपने? पीएफ अकाउंट में। तो एक्चुअल में एम्प्लॉयर को टोटल खर्चा कितना पड़ा? एक तो जो 28 पे करे एम्प्लॉय को, प्लस ये 4,000 जो पीएफ में डिपॉजिट कराए 32,000। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये भी तो हो सकता है इसको पढ़ने का कि भाई 30,000 तो एम्प्लॉय की सैलरी थी, उसको टोटल ले लिया, और अलग से क्या कंट्रीब्यूट किया? एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, तो 30 प्लस 2,000, 32,000। कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो अपन क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर अपन सिर्फ क्या लेंगे, यहां पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेंगे। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेंगे बट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी देगा बट उसका कोई यूज नहीं है। फिर अपन ने बात करी पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफर इनकम होती है, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट जो है वो काम करने के बदले में मिलती है। देखो ओल्ड एज पेंशन तो एक सर्टेन एज के 60 साल से ऊपर है आपको पेंशन मिल जाएगी, है ना? आपने सुना भी होगा ओल्ड एज पेंशन मिलती है, या विधवा पेंशन मिलती है, विडो पेंशन, तो वो आपको पता होगा इस केस में। तो वो किसी को भी मिल रही है, कुछ काम करने के बदले में नहीं मिल रही। लेकिन जो पेंशन होती है ना रिटायरमेंट के बाद, आप सर्विस कर कर आए हो, अब रिटायर हो गए, उसके बाद जो पेंशन मिल रही है आपको, वो काम करने की वजह से, वो आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था कि अगर इतने टाइम सर्विस दोगे तो उसके बाद हम आपको पेंशन भी देंगे। तो वो काम करने के बदले में है, ना कि फ्री में है। इसलिए वो कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम, और इसीलिए हम उसको ले रहे हैं कंपनसेशन ऑफ। और बोनस अगर देंगे एम्प्लॉयज को तो वो भी यहीं आ जाएगा कंपनसेशन। बताओ क्या बात समझ में आई? सिर्फ ये चार्ट दिमाग में रहना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अपन इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, कल फिर अपन इसको एक्सपेंडिचर मेथड करके कंप्लीट कर लेंगे। आज इसके क्वेश्चंस करवा देता हूँ। आइए इनकम मेथड के क्वेश्चंस करते हैं। दिखाइए जरा, मुझे बुक दीजिए। देखो एग्जाम्पल 1, गिवन द फॉलोइंग डेटा यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट। क्या क्या निकालना है? सबसे पहले बोला नेट डोमेस्टिक इनकम। निकालना क्या क्या है वो देख लो। कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम।
फिर बोला है ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, तीसरा बोला है नेट नेशनल इनकम, और लास्ट में बोला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये सब निकालना है। गिवन क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस 9,000, सब्सिडीज 1,800, डेप्रिसिएशन 1,700, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 28,000, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बड़े ध्यान से पढ़ा करो एक एक वर्ड को। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज -300, compensation of employees, this is 24,000। ये क्वेश्चन है। डोमेस्टिक इनकम एफसी पर होती है। डोमेस्टिक इनकम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एनडीपीएफसी, तो वही निकालना है एफसी पर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि इसमें इनकम मेथड के आइटम्स गिवन है। तो इनकम मेथड से निकलता क्या है हमें ये पता होना चाहिए, एनडीपीएफसी। और इनकम मेथड में अपन कितने हेड बनाते हैं ये पता होना चाहिए। 3 हेड बनाते हैं। पहला क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड इनकम। और इनके नीचे तो तब जाएंगे जब हमें ये तीनों आइटम नहीं पता होंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले देखो आप क्या क्या गिवन था, लाइन से लिखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। देखो इनडायरेक्ट टैक्स है ना कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसको आप अलग से लिख लें एनआईटी। तो एनआईटी कैसे निकलेगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 9,000, सब्सिडी कितनी है? 1,800, तो एनआईटी कितना गया? 7,200। कोई दिक्कत इसमें? फिर डेप्रिसिएशन, ये 3 आइटम जो होते हैं ना, एनआईटी, डेप्रिसिएशन और एनएफआईए, ये तीनों को अलग से लिख लिया करें आप। तो अपन ने तीनों को अलग से मेंशन कर लेते हैं क्योंकि ये बाद में जरूरत पड़ती है। जब पूरा क्वेश्चन अपन ये वाला मेथड कर लेते हैं तो कन्वर्जन में इसकी जरूरत पड़ेगी, उससे पहले जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन है 1,700, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है? 28,000, तो यहां पे लिख दिया आपने 28,000। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है? 10,000। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बड़े ध्यान से पढ़ना, फ्रॉम अब्रोड। अगर ये टू अब्रोड दे रखा होता तो साइन चेंज करते, तो इसलिए यहां पे ध्यान से पढ़ा करो। और इसको अपन बोलते हैं इन शॉर्ट NFIA, दिस इज -300।
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये भी गिवन है 24,000, और अगर ये गिवन नहीं होते तो फिर नीचे का चार्ट बनाकर मैं वो वैल्यूज डालता। समझ में आई बात? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इनको तीनों को ऐड कर लो 38, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 52 62। तो एनडीपीएफसी कितना आ गया अपने पास 62,000। अब ए में क्या बोला था कि आपको निकालना है नेट डोमेस्टिक इनकम, तो क्या ये नेट डोमेस्टिक इनकम यही है बताइए जरा भाई। नेट डोमेस्टिक इनकम इसी को बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम यही तो है। तो नेट डोमेस्टिक इनकम दैट इज 62,000। दूसरे में बोला है ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम का मतलब आप क्या निकाल देंगे जीडीपीएफ। और अब अपने को पता होना चाहिए कि अपन इसको कन्वर्ट कैसे करें। तो जो अपने को निकालना होता है वो लेफ्ट हैंड साइड जीडीपीएफसी, जो पता होता है वो अपन राइट हैंड साइड लिखते हैं एनडीपीएफसी। अब आप इसमें कंपैरिजन करके देखें, पहला वर्ड ग्रोस या नेट होता है तो अपने को नेट से किस पे जाना है ग्रोस पे। तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नेट छोटा है और ग्रोस बड़ा है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। हिमांशु ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ गया ना? नेट छोटा है, छोटे से बड़े पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा अपने को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? तो अब इसकी वैल्यू निकाल दो। तो ये तो आ गया 62,000 प्लस डेप्रिसिएशन है 1700, तो ये आ जाएगा 63,700। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्या ये दो पार्ट समझ में आए कि नहीं आए? तीसरे पार्ट की बात करते हैं अब अपन। नेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है आपके पास बताओ? नेट नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपीएफसी। अब आपको पता था नेट नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपीएफसी। अब ये उसी बच्चे को पता होगा जिसको पता है कि नेशनल इनकम अपन एनएनपीएफसी को बोलते हैं। जिसको यही नहीं पता नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, फिर कैसे निकालेगा वो? तो इसलिए मैंने जो बताया है वो सब ध्यान रखना। अब निकालना क्या है अपने को एनएनपीएफसी। निकल कर क्या आया था अपने पास? तो देखो नेट है पहला वर्ड सेम, दूसरा वर्ड है डोमेस्टिक या नेशनल। तो ये कहा डोमेस्टिक से किस पे जाना पड़ेगा नेशनल, और डोमेस्टिक क्या है छोटा, तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए प्लस एनएफआई है। बात समझ में आई? अब इनकी वैल्यूज डाल दो। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 62,000 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -300, तो ये आ जाएगा 61,700। बोलो कोई दिक्कत? और लास्ट में तो बता ही दिया कि निकालना क्या है आपके पास, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो निकालना है एनएनपीएमपी। तो एनएनपीएमपी निकालने के लिए इसको तो लेफ्ट हैंड साइड रख लो, जो पता है एनडीपीएफसी। हाँ निकाल लिया था तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेट से पहला नेट ही नेट है, दोनों तरफ सेम है। दूसरा डोमेस्टिक से नेशनल तो प्लस एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस छोटे से बड़े पर तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कर दो आप। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास एनडीपीएफसी 62,000 -300 प्लस 7,200 कितना आ जाएगा देख लो। किसी को कोई डाउट तो बताइए। कुणाल समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ ये बिल्कुल बेसिक सवाल था, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगेगा जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे। मतलब ये है ही यही, इसी चार्ट पर बेस्ड है, इसके अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। आइए एक सवाल और करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब बोला क्या है, कैलकुलेट ए डोमेस्टिक इनकम, बी नेशनल इनकम। अब आप सोचो, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, उसका सवाल तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता निकालना क्या है। तो जब तक ये ना पता हो निकालना क्या है, तो क्वेश्चन वो करेगा कैसे। तो इसलिए हमें ये दो चीजें तो पता होनी चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपीएफसी एंड नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी। अब इन्होंने दिए हैं आइटम्स, वेजेस 10,000, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिस इज 400, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स this is 400, net factor income from abroad 1,000। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, अपने को पता है कि ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है, तो इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी। इसमें कितने हेड होते हैं अपने पास, 3। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। और अगर प्रॉफिट्स भी ना पता हो तो 3 है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। यहां तक कोई डाउट? अब आप देखिए, जो जो आइटम दे रखे हैं लाइन से लिखते चलेंगे। पहले है वेजेस। वेजेस किसका पार्ट है आपके पास, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेंट, रेंट पर लिख दो 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम 400, इसके बाद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं बताया तो एम्प्लॉयर का ही मान लेते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिस इज 400,
कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ये आ जाएगा आपके पास 400, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो क्या है ये, ध्यान से देख लो क्या है, फ्रॉम एब्रोड। जब फ्रॉम एब्रोड ही चाहिए होता है अपने को, ठीक है, तो NFI कितना आ गया 1000। अगर ये टू एब्रोड होता तो साइन चेंज कर देते, कोई दिक्कत यहां तक। अब ये पता चल गया, तो अब ये देखो चार्ट में नीचे कब जाते हैं, जब ऊपर वाला ना पता हो। तो अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं पता तो दोनों का टोटल कर दो, कलर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 10,400। जब इनका टोटल, इसका नहीं पता तो इन तीनों पे आ जाएंगे, अब इसका भी नहीं पता तो नीचे जाएंगे, तो इन तीनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 3600। और अब इनको ऐड कर लेंगे 4000, 5000, 9000, और ये पता ही है, तो अब इन तीनों का टोटल कर देंगे 19,800। बोलो क्या बात समझ में आ गई, 19,800। तो ये आ गया आपके पास पहला जो पार्ट था, पहला जो पार्ट है दैट इज NDPFC 19,800। अब इसको पेपर में लिखें कैसे, ये तो आपने चार्ट बनाकर कर लिया। अब इसको लिखना कैसे, जो जो ऐड किया है वो सब फॉर्मूले में लिख दो। जैसे आपने किस किस को ऐड किया, आपने कहा वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, क्या कह रहे हो, यस 6 नंबर के क्वेश्चन में करेंगे क्या, नहीं सीधे अमाउंट नहीं आपको, ये तो रफ वर्क बताया मैंने, ये तरीका है सॉल्व करने का, शॉर्टकट तरीके से, कभी गलती होगी नहीं, ये तो अपना तरीका है, बट पेपर में प्रेजेंटेशन अपन ये देंगे, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये आप पहले कर लें, रफ में साइड में बना लें और उसके बाद में लिख दें। तो देखो क्या क्या ऐड किया, वेजेस प्लस SSC प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस मिक्स्ड इनकम। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, सिर्फ जो जो आइटम पता थे वो ऐड कर दिए अपन ने, तो किया तो यही, लेकिन चार्ट में अपन ने समझ में आ गया ना, मैंने ये जो ब्लू में लिखे हैं ये तो अपने टोटल निकाले हैं, तो जो अपने को पता था वो ग्रीन वाले हैं, तो अपने जो जो पता था वो ऐड कर दो, ये ऐड कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये सारे कर दिए और ये कर, क्लियर है। और उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये यहां से क्या निकलेगा NDPFC, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो अब इसको प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि ये आ गया अपने पास 10,000 प्लस 400 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 400, क्लियर। तो ये आ जाएगा 19,000। समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन की बात भी समझ में आ गया। अभी तो बताया था कि एम्प्लॉयर को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ में, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पार्ट डिडक्ट करते हैं, कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और फिर उसके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो उसको बाद में मिलता है इसका बेनिफिट कि इस पे इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और एम्प्लॉयर का पैसा भी एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है यहां तक। अब क्या निकालनी है अपने को, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम क्या होती है, अब अपने को निकालना है NNPFC। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि NNPFC जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड, NDPFC जो पता है उसको राइट हैंड साइड। अब ये देखो नेट से नेट सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल, तो छोटे से बड़े पर जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस NFI है, तो ये कितना हो जाएगा 19,800 प्लस NFI अपन पहले ही लिख चुके हैं 1,000। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक क्लास में हम छोटी छोटी बातें ही सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी सीख लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अदरवाइज ये क्या है, यही छोटी चीजें बाद में जाके एक्युमुलेट होती हैं और फिर हमें दिक्कत करती हैं। अभी तो ये छोटी सी बात है, 2-4 दिन 10 दिन प्रैक्टिस होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बाद में ये ना तो इतनी हम आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे ना इतने अच्छे से समझ पाएंगे कि इतना स्लो पेस पे हम इसको पढ़ पाए। ये आपको भी पता है कि एक बार एक बच्चे को जिस पेस पे पढ़ा दिया जाता है उसको दोबारा उस पेस पे तो कभी भी नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि वो खुद ही नहीं पढ़ना चाहेगा कि सर बोर हो गए। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अभी से ही इस पे फोकस करें। साथ साथ करते हैं, ज्यादा तो कुछ करवा ही नहीं रहा, डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत करा रहा हूँ, नहीं तो मैं आज एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट कर देता अगर मेरे को करवाना होता, बट मैं अभी भी नहीं करा रहा हूँ। ठीक, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं अभी। आपने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए? 10 तक हो गए थे ये सारे? बातें नहीं। बोला कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब सब खुद कैलकुलेट करेंगे इसको। मैं लिख रहा हूं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800, रेंट दिस इज 200, wages and salaries this is 750, net exports -30, net sector income from abroad -20, profits 300, yes, interest 100, depreciation 50, remittances from abroad 80, ये दे रख। खुद सॉल्व करें पहले, निकालना है हमें नेशनल इनकम। तुम देखो क्या बताया गया है। एनडीपीएफसी तो हमारे पास निकलता है पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस ना पता हो तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, और ये भी ना पता हो तो फिर यहां चलते हैं कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब आप देख लो, जो जो गिवन है वो लिख लो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है तो इसके कंपोनेंट लेने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। अगर रेंट दे रखा है तो लिख लिया आपके पास 200। वेजेज एंड सैलरीज अब लेने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ले लिया, उसके कंपोनेंट्स को लेने की जरूरत नहीं है। नेट एक्सपोर्ट्स, क्या जरूरत पड़ेगी यहां पर? कोई ऐसा आइटम है नेट एक्सपोर्ट्स? नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड में जरूरत पड़ती है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो हमें अलग से चाहिए होता है कन्वर्जन के लिए, तो मैंने कहा था इसको जब भी आए तो अलग से लिख लिया करो इन तीनों चीजों को। फ्रॉम अब्रोड ही दे रखा है, अगर टू अब्रोड देता तो साइन चेंज करते। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दे रखा है आपके पास 300। अच्छा, अब प्रॉफिट दे रखा है, क्या नीचे वाला आइटम्स चाहिए अपने को? नहीं। उसके बाद में इंटरेस्ट 100, डेप्रिसिएशन अलग से लिख दो। क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं आपको। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रोड, क्या कहीं पे सुना है इसको? नहीं। तो मैंने कहा था इसको नहीं करना, जो मैंने बताया भाई। बाहर से पैसे मिले हैं, रेमिटेंस मतलब पेमेंट मिलना है ना, रेमिटेंस बोलते हैं पेमेंट को। टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, बट क्या कॉर्पोरेट टैक्स लेने की जरूरत है अब? नहीं। क्यों? क्योंकि अपन पहले ही अपने को प्रॉफिट्स पता है। तो अब इतना होने के बाद ये समझ में आ जाना चाहिए क्या ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे। समझ में आ गया कि चार्ट में ऊपर वाली वैल्यू पता है अपने को, तो अपन नीचे नहीं आएंगे। फिर अपन ने कहा इन तीनों को ऐड कर लो, तो ये कितना आ गया? ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो जाएगा? 600। मिक्स्ड इनकम नहीं पता होता तो क्या ले लेते हैं? 0। तो ये कितना हो गया आपके पास में? 1400। बोलो, तो अब अपने को निकालना क्या था? नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपीएफसी। पता क्या है अपने को? एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी से नेशनल इनकम पे जाने के लिए देखो, क्या डोमेस्टिक से नेशनल, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस एनएफआई है, तो कितना आ गया? 1400 प्लस -20। कोई दिक्कत? कितने आसान सवाल है, 6 नंबर का सवाल आता है, 6 मिनट भी लगते नहीं है। इकोनॉमिक्स का पेपर 2 घंटे में आराम से हो जाता है, 3 घंटे का पेपर। तो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इजी है। और खास करके मैक्रो तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर समझने वाली चीजें याद बहुत आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडियन इको है हद से ज्यादा आसान, लेकिन जो बहुत ज्यादा चीज आसान होती है उसको याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिसके अंदर कुछ है ही नहीं पढ़ाने वाला, क्या पढ़ाया जाए। लेकिन यह है कि फिर भी हम क्लास में याद करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे। तो अब आप इसमें क्वेश्चन कर लेना। आपने पहले वाले क्वेश्चन सारे करे कि नहीं करे? 18 तक, 17 तक सोल्ड वाले दिए थे ना मैंने, 10 तक तो हो गए, उसके बाद में नहीं किए। हाँ, 15 तक हो गए, तो इसके बाद ये 17 तक कर लेने आपने, ठीक है। बट आज पहले क्या कर लेना? पहले 5 क्वेश्चन किसके कर लेना आप? इनकम मेथड के कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, ये 5 क्वेश्चंस कर लेना इसके, जिससे कि आपको क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। इनकम मेथड आज जरूर करना, एक आधा क्वेश्चन पहले वाले मेथड का कर लेना। नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन इसके कर लेंगे, साथ में मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड बता दूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सिर्फ इसकी प्रिकॉशंस याद करने वाली बात है, 2 दिन के अंदर वो याद करा दूंगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जिससे इससे ज़्यादा कोई कर पाए तो वो कर सकता है सारे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिखाने वाला जो मेथड मैंने सिखा दिया है उसका सब कुछ हो सकता है आपसे, अब कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। और जो ना सुना हो इसके बाद उसको छोड़ देना। क्लियर है?